हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आगे सी सेट 2021 पीएससी का आगे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 54 तक, पाई चार्ट तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 54 तक हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा और इसका कोई कमेंट करके बताया नहीं जी। 47 नंबर क्वेश्चन ये, अगर किसी से सॉल्यूशन निकल रहा है तो बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन का चलता है। पाई चार्ट तक हो चुका है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास सेट अवेलेबल है, सेट डी के बारे में बात कर रहा हूँ। जिनके पास सेट डी होगा, बाकी सारे सेट में तो क्वेश्चन आगे पीछे होगा, आप क्वेश्चन मैच करके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। रीजनिंग का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें एजुकेशन का कोड दिया हुआ है, उसी प्रकार से नीचे एक शब्द लिखा है, उसका भी आपको कुट निकालना है। क्या लॉजिक लगा है इसमें अगर लॉजिक की बात करूँ मैं तो इसमें लॉजिक दे रखा है। सबसे पहले आप देखो, नंबरों को गिन सकते हो, कितने लेटर हैं यहाँ पर। एजुकेशन E DU CATION, एजुकेशन। जस्ट इनका नंबरिंग कर देते हैं। E का होता है 5, ये हो गया 4, U 21, C 3, इसका 1, इसका 20, I का हो गया 9, O का हो गया 15, N का हो गया कितना 14। अब एजुकेशन का जो कोड है उसको नीचे में लिख करके देखते हैं क्या इनके साथ हो रहा है। तो अगला है GH F X D L W Q और R। इनका भी नंबरिंग करके देखिए। G का होगा 7, H का 8, F का 6, इसका 24, D का हो गया 4, L का 12, इसका हो गया 23, Q का 17 और इसका हो गया कितना 18। देखो, अगर आप नंबरिंग देखोगे तो आसपास के नंबर हैं। इसमें लॉजिक बैठा है, ये 4 के साथ आप 3 जोड़ दीजिए, +3 करना है तो 7 मिलेगा। उसी प्रकार से 5 के साथ आप 3 जोड़ दो, +3 करोगे 8 होगा। 3 के साथ आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, और 21 के साथ भी अगर आपने 3 ऐड किया तो कितना हो गया 24। यहाँ 1 के साथ आप इसको 3 ऐड कीजिए, 4 मिलेगा। आगे फिर से क्रॉस हो रहा है, बीच वाला एक सिंगल मिला है, इसके बाद क्रॉस हो रहा है तो इसके साथ 3 जोड़ने पर 12 मिलेगा, इसमें साथ 3 जोड़ने पर 23 मिलेगा। 15 में भी आप 3 जोड़ दीजिए 18 मिलेगा, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। तो सेम ये जो दिया गया है इसका भी अगर आप कोडिंग करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा A। आप करके देख सकते हो, ये आपको आंसर ला के दे देगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है और इसको बोलते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन। कोडेड के फॉर्म में दिया है। सिंबल का मतलब दिया है, जरूरी नहीं कि P और Q ही आपको क्वेश्चन में दिया रहे। जैसे क्वेश्चन में है P हैज़ Q का अर्थ है P Q का पति है। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करोगे आप, जो सिंबल दिया है उनको लिख लेना आप। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हैज़ दिया है ना, ये हैज़ का मतलब क्या है उसको लिख लेंगे। @ का मतलब क्या है उसको लिख लेना, और $एंड का मतलब क्या है उसको लिख सकते हैं, और परसेंटेज का मतलब क्या है इसको लिख सकते हैं। देखो क्या क्या मतलब है इनका। यहाँ पर हैज़ का अर्थ बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर हैज़ का सिंबल का मतलब है पति शब्द से संबंधित है। @ का मतलब है बहन, सिस्टर से मतलब है, और एंड का मतलब है माँ, मदर, और परसेंट का मतलब है पुत्र, जो कि सन से संबंधित है। ऐसा। अब इसमें अगर आप देखोगे सिंबल का लेफ्ट तरफ जो नंबर है उनका जेंडर डिफाइन हो रहा है। जैसे PQ का पति है तो ये तो पति पत्नी का संबंध है, तो एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर मैं इस @ की बात करूँगा, P का Q का अर्थ का मतलब है PQ की बहन है। तो इसमें P के बारे में क्लियर हो रहा है, P बहन है मतलब एक लड़की है P, लेकिन Q के बारे में जेंडर पता नहीं है, ये लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता।
मतलब P जो है लड़की की बहन है कि लड़का की बहन है इसका नहीं पता, तो हम लोग चिन्ह के लेफ्ट तरफ के नंबरों को हमको आइडिया होता है। तो आप डायरेक्टली कैसे बनाओगे ये लिख लेना आप, कोड किसका किसका होता है और सॉल्व कैसे होगा इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस तरफ से क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों को करना है। तो जमाते हुए चलेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेके चलूँगा, बीच में बनाना है इसको ऐसा। सी क्या बोला गया है, सी हैज़ का क्या है पति, तो सी पति है एप का, पति है मतलब ये ऐसा, अब पति के लिए मैं इस टाइप का सिंबल यूज करता हूँ डबल, सी पति है किसका एप का, तो अगर सी पति है तो एप क्या है पत्नी, पत्नी क्योंकि एक लड़के का विवाह एक लड़की से ही यहाँ पर कराना है। रियल लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को एक लड़के का विवाह एक लड़की से कराना है, तो सी अगर पति है तो एप क्या होगा यहाँ पर पत्नी। एट द रेट का मतलब है बहन से, तो एप बहन है किसकी एन की, देखो एप का जेंडर क्लियर है, एप का जेंडर क्लियर है, एन का नहीं पता, एन अभी भाई है कि बहन है ये नहीं पता, ठीक। एट द रेट का मतलब है बहन, तो एप बहन है एन का। परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का अर्थ है, यहाँ से देख रहा हूँ मैं ना क्वेश्चन से नहीं, परसेंटेज का मतलब है पुत्र, तो एन पुत्र है किसका जे का, पुत्र है मतलब एक लड़का है, लड़के के लिए प्लस का सिंबल यूज कर रहा हूँ मैं, लड़की के लिए माइनस सिंबल, तो एन पुत्र है किसका जे का, तो जे यहाँ पर। अब जे का जेंडर नहीं पता, बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि गलती यहीं पर होता है हम लोगों से ना, जे का जेंडर नहीं पता कि एन माँ का पुत्र है कि अभी बाप का पुत्र है, ठीक, अभी इसके बारे में नहीं पता। अगला है, अगला सिंबल है हैज़, जे हैज़ जे, हैज़ का मतलब पति, तो जे पति है किसका जी का, तो पति है तो प्लस और पति है जी का, तो जी क्या होगा जी जे का पत्नी होगा, मतलब जी को एक महिला बनाएंगे। फिर आगे दिया गया है जी एंड यू, एंड का मतलब है माँ, तो जी माँ है किसका यू का, तो माँ है यू का माँ है, तो यू का पता नहीं है जेंडर लेकिन जी का पता है माँ है तो ऐसा। फिर लास्ट दिया है यू हैज़ जे, हैज़ का मतलब है पति, यू पति है किसका पति है, यू पति है जेट का, हैज़ का मतलब पति से है तो यू पति है तो जेट क्या होगा पत्नी, ऐसा। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया, वंश वृक्ष बन चुका है। अब आंसर करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है ये निकालना है। तो टाइम ना लगाते हुए मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। इसका ऑप्शन डी देखिए आप, जी सी की माँ है क्या, जी सी की माँ है क्या, बिल्कुल नहीं है सी की माँ, हाँ जी नहीं है। सी का क्या होना चाहिए, जी क्या है, जी सी का माँ नहीं होगा, जी सी का एक्चुअल में सास होना चाहिए यहाँ पर, माँ नहीं। तो ये वाला लाइन जो है ये लाइन गलत है और यही गलत को लगाना है उत्तर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर डी। बाकी आप तीनों स्टेटमेंट को चेक करोगे, तीनों ऑप्शन को चेक करोगे तो तीनों ऑप्शन क्या होते हैं सही होते हैं। ओके क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। ये ऐसे सवालों के लिए मैं आपको हिंट दूंगा एग्जाम के लिए, आप इस टाइप के क्वेश्चनों को जनरली स्टार्टिंग में ना बनाया कीजिए, स्किप कर दिया करो। अगर आपके पास पर्याप्त समय बचता है तो आप बनाया करो, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी इसका आंसर ढूंढ पाओगे। तो बेटर यही रहेगा, अगर आपका क्वालिफाई हो रहा है या फिर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं तो इनमें आप टाइम ना लगाएं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं देना है, सारे क्वेश्चंस आप 2 बार 3 बार अप्रोच कर ले रहे हो और इसके बाद आराम से समय बचा है तो बिल्कुल बनाओ। तो इसका लॉजिक कुछ है, 8 के साथ कुछ करना है कि 576 आ जाए, 8 के साथ आप कुछ कीजिए कि 576 आए। तो इसमें लॉजिक ये बैठा है, 8 का क्यूब करना है और 8 का स्क्वायर करना है। 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो 576 आपको मिलेगा। सेम स्टोरी यहाँ पर हो जाएगा, तो 13 का क्यूब करना है और 13 का स्क्वायर करना है तो ये आपको आंसर मिलेगा। इसका आंसर फाइनली मैं बता रहा हूँ 2366, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा ऐसा करने से लॉजिक, जो कि सही आंसर है। ओके सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सीरीज है, इसमें इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। 3 प्रकार का सीरीज आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम का, जिसमें से 2 सीरीज है नंबर सीरीज, दोनों के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में। अब इसमें है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज थोड़ा आसान रहता है नंबर सीरीज के कंपैरिजन में। लेटर सीरीज में आप करना क्या होता है, आपको आप नंबरिंग कर दीजिएगा सिंपल,
जो दिखा गया है, जैसे H यहाँ पर स्पेस चाहिए, थोड़ा डिटेल से लिख रहे हैं, ये दिया है H, K और ये है R, उसके बाद G, M और O, उसके बाद है F, O और ये I नहीं है, ये 1 है। ओके, यहाँ पर 3 लेटर आएगा। आई थिंक क्वेश्चन समथिंग, ठीक है क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन देखने दीजिए, शायद क्वेश्चन फॉल्ट लग रहा है। ठीक है, DSP, ठीक है सही है क्वेश्चन, D, S और F नंबरिंग करते हैं सिंपल। H का कोड होगा 8, K का कोड है 11, R का कोड है 18, G का 7, M का 13, O का 15, F 6, O फिर से 15, ये 1 को अभी स्किप कर दीजिए, D का 4, S का 19 और F का 6। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ना पहला लेटर में एक की कमी आ रहा है। 8 में एक कम करोगे 7 मिलेगा, 7 में कम करोगे 6 मिलेगा, 6 में कम कर दो 5 मिलेगा, अब 5 में कम कर दो 4 मिल जाएगा। तो 5 का कोड क्या होता है? 5 का कोड होता है E। 5 का कोड क्या होता है? E। एक कम किया गया, -1 किया गया, इस सब के साथ क्या करेंगे, इन सब में -1। उसी प्रकार से अगर अगला की बात करेंगे तो 11 में क्या करोगे, 13 आएगा, 2 जोड़ोगे तो 13 आएगा। 13 में फिर से आप 2 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 13 धन 2 15। तो 15 में भी आपको क्या करना है, 15 में आपको 2 जोड़ देना है। तो 15 में 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 17। और 17 किसका, क्यू होता है, क्यू का। उसी प्रकार से 17 में आप 2 जोड़ो तो क्या हो जा रहा है, 19। लॉजिक एकदम सही बैठ रहा है। ठीक, इसके अलावा ये 18 में आप 3 कम कर दो, 3 कम करेंगे तो 15 मिलेगा। 15 देखो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, तो 1 एक्चुअल में यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, 15 में आप 3 कम करोगे, ऐसे सोचिए 3 कम करो तो कितना होना चाहिए, 12। एक्चुअल में 1 की जगह में L होना चाहिए था, तब ज़्यादा सही बैठता आंसर। ठीक, तो कोई दावा पत्ती करना चाहेगा तो इस बेसिस पे कर सकते हो कि ये L होना चाहिए। और अगर ये स्मॉल में लिखा है L है करके तो आप इसको L कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दिख तो ये 1 जैसा रहा है, एक्चुअल में ये L होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो जो कि L होना चाहिए। 12 में फिर से 3 कम कर दो, 12 में 3 कम करोगे तो 9, और 9 का कोड कितना होता है, I, और 9 में 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर ये अगर ये L है तो कोई इशू नहीं है, और अगर 1 है तो फिर इशू है। तो क्या होगा इसका, E, Q और I, E, Q और I। ऑप्शन क्या होगा, C फॉर कैट। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जी, E, Q और I। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये सब ऐसा रीजनिंग का लॉजिक है, थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप नंबरिंग करके इसके बारे में अगर देख रहे हो तो ये उतना खास टफ नहीं माना जाएगा। चलिए, ये इवन आउट से 3 क्वेश्चन आया है, जिसका एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाया है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। ऐसे अगर लेटर कोडिंग, फिर से बता रहा हूँ, लेटर कोडिंग अगर आता है तो इजी हो जाता है, नंबर कोडिंग आता है तो फिर से टफ होगा। तो लेटर कोडिंग है यहाँ पर, तो आप नंबरिंग कर सकते हो यहाँ पर। जैसे पहला में क्या है, E, पहला दिया हुआ है E, H और L। इतने साथ क्या संबंध बैठ रहा है, देखो E का कोड है 5, इसका कोड है 8, इसका कोड है 12। तो ये सिंपली इसमें 3 जोड़े होंगे तो 8 मिला है, इसमें 4 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 12। उसी प्रकार से अगर मैं P, S और W की बात करूं तो P में क्या जोड़ा गया है, P का कोड होता है 16, S का कोड होता है 19। अगर आपको फास्ट बनाना है तो सबसे पहले तो आप इनका कोड याद कीजिए। जैसे याद है मुझे वैसा याद होना चाहिए तो जल्दी होगा। आप देख के बनाओगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ा टाइम टेकिंग हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें 3 जोड़ने पर 19 मिल रहा है, और 19 में 4 जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है। तो दोनों में एकदम लॉजिक सेम है, दोनों ठीक ठाक हैं। उसके बाद है I, L और P। I का कोड है 9, L का कोड है 12 और P का कोड है 16। 9 में 3 जोड़ने पर 12 मिलेगा, और 12 में 4 जोड़ने पर 16 मिलेगा। इन तीनों में लॉजिक एकदम ठीक ठाक, एकदम सटीक बैठा है। यहाँ पर S, V और Y। S का कोड हो गया 19, V का हो गया 22 और Y का हो गया कितना, 25। इसमें 19 में 3 जोड़ने पर तो 22 मिलेगा, लेकिन 22 में कितने जोड़ने पर 25 मिल रहा है, तो 3 जोड़ने पर।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग रिलेशन आ गया, देखो +3 जबकि सब में क्या हुआ है +3 +4 +3 +4। तो इस हिसाब से हट के कौन सा है जो ऑड होगा वो नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर होगा यार। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन अच्छा है, दोनों बनाने लायक क्वेश्चन था, सिंपल दोनों क्वेश्चन था। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग समय कार्य में क्षमता निकालते हैं। अगर 2 अलग अलग पर्सन हैं तो क्षमता निकालेंगे। क्षमता चाहे आप फार्मूला मेथड से बनाओ चाहे एलसीएम तरीके से बनाओ, मैं एलसीएम तरीके से आपको क्षमता निकाल के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए काम को 50 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। इनका अगर एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम आ गया 400, ठीक है। 400 को भाग देंगे 50 से तो क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और 400 को 80 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इनका क्षमता आ गया। किनका क्षमता आ गया, ए और बी का। ए का क्षमता है 8, बी का क्षमता है 5, और ये जो 400 आया है इसी 400 को मैं क्या बोलता हूँ, इसी 400 को हम लोग काम बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये क्षमता होता है ए और बी का, ये क्षमता होगा। अब आते हैं क्षमता जब निकल जाता है तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ से रीड कर लेंगे। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, मतलब दोनों काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 48 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा, तो उसको ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हो माना ए ने काम x दिनों में छोड़ा। तो इसका मतलब ये होगा कि ए x दिन तक तो काम किया होगा, तो ए x दिन तक काम किया है, छोड़ दिया, और शुरुआत से ही दोनों काम पे लगे थे ए और बी, और पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, 48 दिनों में। तो इसका मतलब निकलता है कि ए x दिन तक काम किया है और बी काम छोड़ा नहीं है, मतलब बी पूरे काम तक खत्म होने तक था। तो पूरा काम 48 दिनों में खत्म हुए, तो बी पूरे 48 दिन तक काम किया है। तो बी कितने दिन काम किया है, बी 48 दिन काम किया है, और ए x दिन काम किया है, और इस हिसाब से काम क्या हो गया, पूरा काम अर्थात 400। ए के जगह में ए का क्षमता 8 है, ए का जगह में 8 रखूँ तो 8x हो जाएगा। बी का क्षमता 5 है, बी का हम 5 रखेंगे तो 5 को 48 बराबर कितना, 400। इसको सॉल्व करोगे तो ये 240 हो जाएगा, उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 160। x का मान अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 20। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, ए 20 दिन बाद काम छोड़ दिया, ऐसा आप बोलोगे। इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते, प्रैक्टिस रहा होगा तो आप लोग बना लिए होंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बट्टा से है। बट्टा से भी 3 क्वेश्चन या थिंक 2 क्वेश्चन आया हुआ है, कल डिस्कस किया था, 2 या 3 क्वेश्चन है, 2 तो एग्जैक्ट याद आ रहे हैं मुझे। ठीक, देखो एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से X% बढ़ाकर उस सामान का दाम चिन्हित करता है, और उस चिन्हित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MP जिसको बोलेंगे, चिन्हित मूल्य पर 19% की डिस्काउंट, 19% की छूट देता है। याद रखना, लाभ या हानि हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, और डिस्काउंट हमेशा हम लोग मार्क प्राइस पर निकालते हैं। ठीक, सूची मूल्य जिसको बोलेंगे, चिन्हित मूल्य जिसको बोलेंगे। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो x का मान होगा। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, कहीं पर भी यहाँ पर आंकड़ा नहीं दिया है, सब परसेंटेज में बात हो रहा है, और आंसर है मुझे परसेंटेज में करना है, तो क्यों ना मैं आंकड़े को ही 100 मान के बनाना शुरू कर दूँ। मेन जो डिस्काउंट वाला टॉपिक रहता है उसको बनाने का रहता है। सेलिंग प्राइस हम लोग 2 अलग अलग तरीके से निकालते हैं। एक सेलिंग प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट तरफ से निकालते हैं, और एक सेलिंग प्राइस को हम लोग मार्क प्राइस और डिस्काउंट तरफ से निकालते हैं। दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में बराबर कर दोगे तो जो चाहिएगा आंसर वो निकल जाएगा। तो करिए, इसमें हम लोग मान सकते हैं कॉस्ट प्राइस को, माना इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये मान ले रहा हूँ मैं, रुपये में मान रहा हूँ 100 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर परसेंटेज में करना है और कहीं पर आंकड़े नहीं दिया है। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 8% का,
तो यहाँ पर क्रय मूल्य से लाभ 8%। तो अगर 100 रुपये का सामान है और 8% लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे? 108 रुपये बेचोगे। इनके हिसाब से सेलिंग प्राइस मिल गया। देखिए अब ये बोला गया है कि कितना मार्कअप किया, प्राइस को कितना बढ़ा कर रखा है, x%। तो 100 रुपये का सामान था, उसको दुकानदार बढ़ा के रखा है, कितना? x% बढ़ा दिया है। अगर एक से कोई नंबर रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से 20% बढ़ाया होता तो मार्केट प्राइस कितना आता? 100 का 20% निकालते हैं ना, तो 20 होता। तो यहाँ पर x% बढ़ाया तो कितना होगा? 100 का x% निकालोगे तो x ही आएगा। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस x। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? चिन्हित मूल्य पर डिस्काउंट मिल रहा है उसे कितने का? 19% का। अगर वह 19% डिस्काउंट पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा? तो 100 का 19% कम कर दो, कितना बेच रहा है? तो 81% में बेच रहा है। तो यहाँ से निकाल सकते हो 100 प्लस x का 81% कितना होता है? 81/100। तो ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस आपस में क्या होंगे? आपस में दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें बात करते हैं। ये कर सकते हो आप 100 प्लस x इंटू 81/100 इक्वल टू कितना? 108। तो ये हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू 108 इंटू 100 बाई कितना? 81। 9 से कट जाएगा, 9 × 81, 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 से कटेगा, 3 × 3 9, 3 × 4 12। कितना आ गया ये? 400/3। ओके, अब 400/3 यहाँ पर कितना है? 100 प्लस x बराबर कितना हो गया? 400/3। 100 को आप इस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, 400/3 माइनस कितना? 100। इसको टोटल सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 100/3। 100/3 को सॉल्व करोगे 33.3% या फिर 33.33%। तो ऑप्शन क्या होगा? विकल्प डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यार। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका कोई शॉर्टकट लॉजिक होगी, मैं फार्मूला से ज़्यादा अप्रोच नहीं करता हूँ, बेसिक ज़्यादा सही से है। बेसिक्स आप बनाइए, क्योंकि इसके बाद एक सवाल और आएगा जिसमें फार्मूला से अप्रोच नहीं हो पाएगा, तो बेटर होगा आप बेसिक सीखिए। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर ACF का कोई दिलाया होगा तो ACF में भी डेटा को चेंज किया है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम टाइप का है। और इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग इस कॉन्सेप्ट से 10 से 12 क्वेश्चन मिला है यार। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एकदम देखते साथ इसका आंसर आता है। तो मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, फिर इसका डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बता दूंगा क्या है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसमें यूज होगा। ये फार्मूला याद रखना, ये बहुत काम का फार्मूला है। फार्मूला कुछ ऐसा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये ब्रैकेट में रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फार्मूला है। अब देखिए, अगर इस फार्मूला में a प्लस b प्लस c का मान अगर 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? ये टोटल टर्म्स हो जाएगा क्या हमारा? 0 हो जाएगा। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और इधर 0 है तो आप 3abc को इधर शिफ्ट कर दो तो a प्लस b प्लस c। अब आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखिए, क्वेश्चन में भी जस्ट हुआ है a क्यूब प्लस, ये देखो ये चीज़ क्या है? a क्यूब, ये क्या है? b क्यूब, ये क्या है? c क्यूब, इक्वल टू क्या हुआ है? इक्वल टू a b और c, 3abc। मतलब यहाँ पर ये समझिए आप कि a प्लस b प्लस c का मान क्या है? यहाँ पर 0 के इक्वेट होगा। यहाँ पर a का मान कितना है? 4x प्लस 1, b का मान कितना है? 3x माइनस 4, और c का मान कितना है? 2 माइनस x इक्वल टू क्या? 0। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 6x हो गया, और इस तरफ कितना आ गया? ये -1 आ गया इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू कितना आएगा? 1/6। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका शॉर्टकट क्या था? एग्जाम में कैसे बनाते हैं इसको? फार्मूला अगर याद में नहीं है, सिंपली आप जब क्यूब रहेगा तो मेजॉरिटी में जो है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब रहता है। अगर पता चल गया तो आपको ABC ढूंढना है उस क्वेश्चन से, और ABC को आप सिंपल ऐड कर दो, आपको जो चाहिए आंसर मिल जाएगा। a b और c को जोड़ना है। तो यहाँ पर a का मान इतना है 4x प्लस 1,
3x माइनस 4 और 2 माइनस एक्स। ये ए का, बी का और सी का मान है। इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है। तीनों को जोड़ो, इक्वल टू 0 करो, आंसर आपको क्विकली मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका छोटा सा लॉजिक है, काफ़ी लोग बनाए होंगे इस क्वेश्चन को। 6 है, इसको क्रमागत गुणनखंडों में तोड़ना होता है। तोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 में टूट जाएगा। क्रमागत मतलब 2 के बाद 3 ही आता है। फिर तोड़ सकते हो 2 गुणित 3, और ये इनफाइनाइट सीरीज है यार, 2 गुणित 3। तो इसका एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका उत्तर क्या होता है, अगर चीज़ें प्लस प्लस में हैं तो 2 ही संख्या है, या तो उत्तर 3 होगा या तो उत्तर 2 होगा। देखो अगर चीज़ें प्लस प्लस के फॉर्म में हैं तो बड़ा संख्या पॉजिटिव रहेगा और छोटा संख्या नेगेटिव रहेगा, और आंसर में हमें पॉजिटिव नंबर को आंसर करना होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, 3 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बेसिक से नहीं बनाना है, देखते साथ बन जा रहा है कि क्रमागत में तोड़ना है। अगर प्लस प्लस में है तो बड़ा संख्या प्लस में होगा, बड़ा मतलब जो चिन्ह है वो बड़े संख्या के साथ जाएगा। इसी में अगर सपोज माइनस, अगर ये ऐसा रहता कुछ क्वेश्चन मान ले जाए 6 माइनस ये 6, प्लस की जगह में अगर माइनस चिन्ह रहता तो भी इसका उत्तर क्या होता, 2 और 3 होता। लेकिन माइनस सिंबल किनके साथ रहता, माइनस सिंबल बड़े संख्या के साथ रहता, और उत्तर को मुझे क्या लेना पड़ता, पॉजिटिव नंबर को लेना पड़ता। लेकिन सब प्लस प्लस में, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 3 होगा यार। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये है परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज से भी 2 से 3 सवाल मिला है, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट है। इसमें क्या चर्चा किया गया है, एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है। ध्यान से देखना, लड़कों को 55% को प्रवेश नहीं मिला है, जबकि 30% लड़कियों को प्रवेश मिला है। तो हमें निकालना है प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना होगा। अब आंसर मुझे परसेंटेज में करना है और कहीं पर कोई आंकड़ा नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर एज्यूम करना शुरू कर दूंगा, मानना शुरू कर दूंगा कि ये इतना है ऐसा करके। तो क्या मानेंगे, देखो यहाँ पर किसके बारे में मानना है, देखो ये लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। तो लड़कियां किस पर डिपेंडेंट हैं यहाँ पर प्रश्न में, लड़कों पर। तो लड़कों को जितना ही मानोगे उसका 2 गुना किसको मानना पड़ेगा, उसका 2 गुना लड़कियों को मानना पड़ेगा। तो सपोज मैं लड़कों को, बॉयज़ को 100 मानता हूँ, 100 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आंकड़े मुझे आसान चाहिए, परसेंटेज में देना है आंसर ना। और गर्ल्स को कितना मान सकते हैं, 100 का 2 गुना मतलब कितना, 200। अब मुझे चाहिए प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत, तो ये निकालना है मुझे। मैं सबसे पहले निकालूंगा कितने लड़के प्रवेश प्राप्त नहीं किए हैं। तो प्रवेश ना पाने वाले लड़के, प्रवेश ना पाने वाले लड़के, ये कितना आएगा, प्रवेश ना पाने वाले लड़के। तो 100 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 55%। तो 100 का 55% कितना होगा जी, 100 का 55% होगा 55 लड़के प्रवेश नहीं मिला है। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बनाने के प्रयास करते हैं ना, प्रवेश ना पाने वाली लड़कियाँ, गर्ल्स, लड़कियाँ, कितने लड़कियाँ हैं जिनको प्रवेश नहीं मिला है। तो देखिए टोटल कितनी लड़कियाँ हैं, 200 हम लोग माने हैं। 30% लड़कियों को प्रवेश मिला है, मतलब 70% को प्रवेश नहीं मिला है। तो मैं 30 ना निकाल के 70% सीधा निकालूंगा। ये कितना आ जाएगा, 140 लड़कियों को प्रवेश नहीं मिला है। तो प्रवेश ना पाने वाले लड़कियों का प्रतिशत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको प्रवेश नहीं मिला है। तो लड़के कितना है, 55 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 140। नीचे में क्या लिखना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, 100 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। इनको परसेंट निकाला तो इंटू 100। इसको सॉल्व करो आप। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ऊपर वाला जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 195। ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 300 गुणित कितना, 100। ये 0 0 कैंसल, 19 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, कितना आ जाएगा, 65। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 65% उम्मीदवारों को प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा ओवरऑल कंक्लूजन करेक्ट है। तो आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है, तो हम लोग आंकड़ों को अपने हिसाब से मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक समान के बनाओ, एक समान के बनाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा यार।
तो आंकड़े आसान करना था मुझे, इसलिए हम लोग इस तरीके से बना दिए। ठीक है, अगला सवाल, ये 65 नंबर क्वेश्चन, ये एक बार और पूछा गया हमारे व्यापम द्वारा इसी टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना यार। इसका बेसिक नहीं बताना है मुझे, इसका सीधा फार्मूला अप्रोच करना है। बाकी समझ लो आप लोग ये क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी मैं अप्रोच करूँगा इस क्वेश्चन को फार्मूला के मेथड से। देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पर, P और Q। एक पॉइंट का नाम है P, एक पॉइंट का नाम है Q। 2 व्यक्ति हैं A और B, दोनों P और Q से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मतलब व्यक्ति A P से शुरू करता है अपनी यात्रा को इस तरफ Q की ओर, और व्यक्ति B अपनी यात्रा को P की ओर शुरू करता है B से, हाँ ना, Q से। बोला गया है शुरू की, एक दूसरे को पार करने के बाद A और B ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः 6 घंटे और 8 से 1/6 घंटों में पूरी की। यदि B की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों मुलाकात करते हैं कहीं पर, मान ले जाए A यहाँ पर पहुँच गया और B यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर कहीं पर इन लोग मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद ये जो A है इसको अपने मंजिल अर्थात Q तक पहुँचने में कितना समय लगता है, इसे 6 घंटे का समय लगता है। और उसी प्रकार से B को अपना मंजिल अर्थात P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगता है 8 से ही 1/6 घंटा। मतलब मिलने के बाद जो अपना डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने में उनको लगता है 6 घंटा और 8 से 1/6 घंटा। जो पहला समय है वो A का समय है, जो दूसरा समय दिया है वो B का समय है। तो यहाँ पर B की गति निकालना है तो फार्मूला से यहाँ पर ये होता है, फार्मूला इसको याद रखना, आप काम का चीज़ है, V1/V2 करना होता है इक्वल टू, यहाँ पर रूट लेना है, आसान है फार्मूला। ये V2 नीचे में है तो इसका समय T2 ऊपर में रहेगा, V1 ऊपर में है तो इसका समय T1 नीचे में रहेगा और रूट रहेगा। तो V1 क्या है, A का चाल है, या फिर मैं A लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा आपको क्लियर होगा, A और इसको हम लोग B लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा मुझे, इसको B और इसको क्या A। तो A का चाल निकालना है तो VA का मान निकालना है बटे VV का मान दिया है, कितना दिया है 36, इक्वल टू रूट में लेना है समय, P का समय ऊपर में रहेगा और A का समय नीचे में रहेगा। A का समय 6 है तो 6, इसको सॉल्व कीजिए, 8 से ही 8 से 1/6, 6 48 और 1 49 बटे क्या लिखूंगा जी 6, तो कितना हो जाएगा 49 बाई कितना 6। तो 49 का आंसर आएगा 7 और 6 नीचे आएगा 36 बनेगा, तो इसके बाहर क्या आएगा 6। VA का मान कितना आ गया, इतना कटा सकते हो, 6 कम 6 6 36, 6 गुणा हो जाएगा, तो VA का मान कितना आ जाएगा 42। तो 42 किलोमीटर क्या बोलोगे पर आवर, इसका आंसर होगा C। ठीक, इसमें एक सवाल और पूछता है कि ये दोनों अगर एक टाइम पर स्टार्ट किए हैं यात्रा तो कितने घंटों के बाद मिलेंगे, वो एक सवाल और बनता है, उसको भी आप देख लीजिए। कितने समय के बाद एक दूसरे से मुलाकात करेंगे वो समय पूछेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है T का मान सिंपली ऐसा T1 इंटू T2, रूट में ही रहेगा T1 का मान कितना है 6, T2 का मान कितना है 49 बटे कितना 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो अगर ये पूछेगा कि कितने घंटे बाद मुलाकात करेंगे एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे से 7 घंटे के बाद मुलाकात करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो 2 फार्मूला है, काम का फार्मूला है, इसको याद रखना यार, बेसिक से बनाओगे तो टाइम लगेगा। कुछ कुछ चीज़ों के लिए फार्मूला ज़रूरी है जो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 2 बता दिया हूँ, ये पूछा गया है, ए में भी पूछ सकता है किसी और एग्जाम में। ठीक है, इस फार्मूला से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, चालों का अनुपात पूछेगा तो जो समय का अनुपात रहेगा वहीं से निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। एक कक्षा के छात्रों ने 3,959 रुपए की राशि दान में दी। यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। इस क्वेश्चन में ये करना है, ये वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एप्लीकेशन वाला टॉपिक है। इसमें हमको ये करना होगा, जैसे कि मान लिया जाए कक्षा में छात्रों की संख्या, आप मान सकते हो, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ मैं। छात्रों की संख्या को आप 100 मानना
छात्रों की संख्या कितना होगा, 100 होगा। और एक छात्र से कितना रुपए लिया जा रहा है, तो एक छात्र से हाँ ना, पैसे लिए, रुपए लिया गया, कितना रुपए लिया गया, तो एक छात्र से 100 रुपए लिया गया। तो सारे छात्रों के सारे पैसे को जोड़ोगे तो कितना रुपए होगा, एक छात्र ने 100 रुपए दिए और ऐसे छात्र कितने हैं, x। तो ये क्या है, ये कुल रुपए है, ये क्या है, कुल रुपए है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम में ना, याद रखना। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं। इक्वल टू क्या है, कुल कितना रुपए है, 3969। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 3969। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, रूट लेना है 3969। अब इस रूट निकालना है। रूट के लिए आप वर्गमूल घनमूल टॉपिक में जाइए, या फिर अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से सारे ऑप्शन को 2 बार गुणा करो, 53 गुणे 53 करो, आगे तो यही उत्तर है, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसका आंसर होगा, ये टॉपिक बताने का नहीं है यहाँ पर, 63 इसका आंसर होगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वर्गमूल घनमूल टॉपिक में आप इसका निकाल सकते हो। भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है, लॉजिक होता है, वैदिक विधि होता है, हिट एंड ट्रायल होता है, ऑप्शन होता है, 4-5 तरीका है इसको बनाने का। तो आप किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये माध्य और माध्यिका, ये एक्चुअल में मेंस का टॉपिक है, फिर भी दे दिया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। माध्य का मतलब होता है एवरेज से मतलब है, माध्य मतलब होता है एवरेज। अब माध्यिका मतलब जो बीच में रहता है उसको माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका का अर्थ होता है बीच वाला, और माध्य का मतलब होता है औसत से मतलब है, एवरेज से मतलब है ना, एवरेज, मीन और मीडियन। औसत निकालना सबको पता है, माध्य निकालूंगा, माध्य को मैं यहाँ पर औसत बोलूँगा। माध्य को क्या बोलते हैं, औसत। औसत कैसे निकलता है, सारे नंबरों को जोड़ो, ये सबको जोड़ना है, 21, 11, 27, 8, 5, 12, 7, 23, 3, 14, 9 और 19। इन सारे संख्याओं को जोड़ो और गिनो ये लोग हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से भाग देंगे, सबको जोड़ के 12 से भाग दोगे। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 13.25। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा माध्य। माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका के लिए आपको सीरीज को बढ़ते या फिर घटते क्रम, जो भी आपको अच्छा लगे उस सीरीज में जमाइएगा। बढ़ते क्रम में जमाओ या फिर घटते क्रम में जमाइए। तो मैं बढ़ते क्रम में जमा रहा हूँ, छोटी संख्या से स्टार्ट करूँ। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, 8 है, 3 5 8 नहीं सॉरी 7 है, तीन है, 5 है, 3 5 7 8 9, 3 5 7 8 9। उसके बाद क्या है, 11 12 14 19 21 23 और कितना है, 27। देखो अगर बीच का संख्या इसमें से निकालना है, बीच का कैसे निकालेंगे, बीचों बीच का संख्या निकालना होता है। तो ये यहाँ तो 12 है तो बीच का नहीं निकलेगा, यहाँ से 5 छोड़ दो और आखिरी से भी आप 5 आप काउंट करना छोड़ दीजिए। बीच का जो नंबर मिला है ना, इन्हीं नंबरों को आपस में जोड़ के 2 से भाग देना है। अगर बीच में एक नंबर रहता तो ही माध्यिका होता, बीच में 2 नंबर हैं, दोनों को सिंपल ऐड कीजिए और आप इसको भाग देना है। तो 11 धन 12 बटे क्या करोगे, 2। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 23 बटे 2। ठीक है, तो कितना जाएगा, 11.5। और इधर कितना आ चुका है हमारा, तो अंतर पूछा है तो सिंपली हम लोग अंतर निकाल के दे देते हैं इसी। तो अंतर हो जाएगा यहाँ पर 13.25 माइनस 11.5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.75 हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन बी। माध्य, माध्य मतलब औसत, सबको जोड़ के संख्या से भाग देना है। माध्यिका का मतलब होता है, और वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। जमाने के बाद बीच के टर्म्स को पकड़ना है। अगर 2 पद है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अगर सिंगल पद है तो वही माध्यिका कहलाएगा आपका। ठीक, ओके। चलिए अगला सवाल, ये परसेंटेज का ही टॉपिक है और इसको घन घन आप वॉल्यूम में ही पढ़ते हैं, तो इसको वॉल्यूम को ही बोल सकते हैं और घन घन आप को ही बोल सकते हो। इसमें देखिए, एक घन की
एक घन की प्रत्येक भुजा k सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ताकि इसकी सतह के कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए। इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि घन का आयतन किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा। घन का आयतन v होता है a क्यूब। a क्या है? भुजा है। a इंटू ए क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन में, घन बोलने से क्यूब, सब समान होते हैं। तो प्रत्येक भुजा में मतलब इसमें भी k% की वृद्धि किया जा रहा है, इसमें भी k% की वृद्धि किया जा रहा है, नहीं k सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो सब में सेंटीमीटर का परिवर्तन हो रहा है। k सेंटीमीटर, इसको भी k सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, सबको k सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, इसको भी k, हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। उससे क्षेत्रफल पे क्या हो रहा है? 44% का वृद्धि हो रहा है। एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूला के माध्यम से मैं जाऊंगा। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अगर वृद्धि हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है, कमी हो रहा है तो कमी लेना है। ये फार्मूला दो आंकड़ों के लिए लगेगा। ये क्षेत्रफल है, परिवर्तन का फार्मूला है। अगर आयतन के लिए निकालना पड़ेगा तो इसका रिजल्ट को आगे यूज करेंगे। फिर एक बार इसी में देखिए, मैं समझा रहा हूँ। इसका मान दिया है 44, यही क्षेत्रफल में परिवर्तन है। तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस टाइप के और क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर 20% रखा हूँ, इसे भी 20% रखता हूँ, और इसको भी 20 रखता हूँ, और इसको भी 20 रखता हूँ, तो एग्जैक्ट मेरा फिगर बैठता है यहाँ पर कितना? 44% ये आता है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि घन के हर भुजा में कितने का परिवर्तन किया जा रहा है? 20% का परिवर्तन किया जा रही है। जो k बढ़ा रहे हो ना, जितना भी सेंटीमीटर बढ़ा रहे हो, इसकी वजह से हर भुजा में 20% का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 20% का वृद्धि हो रहा है। देखिए क्षेत्रफल का मान कितना है? 44। तो ऐसा हम लोग समझते हैं 20% एक भुजा में, 20% एक भुजा में, और 20% एक। ये 20 कहाँ से आ रहा है? हीट एंड ट्रायल से गेस किया हूँ, अपने मन से मान रखने का प्रयास किया हूँ ना। जब इस 20 और 20 को हल करोगे तो 44% आया है, जो कि दिया है प्रश्न में। ये क्या कहलाएगा? ये क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब इस 44 को और इस 20 को अगेन इस फार्मूला में पुट करोगे तो आपको आयतन में परिवर्तन मिलेगा। तो कैसे करोगे? 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणित 20 बटे क्या करना पड़ेगा आपको? 100। और इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा हमारे 64, 20 से कम, 20 पंचे 5 अट्ठे 40 दशमलव, ठीक है, कितना? 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा? ये 72। 72.8% का क्या होगा? यहाँ पर परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगा कुल आयतन में। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए बी, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गेसिंग वाला है, बेसिक्स इसको बनाएंगे तो वर्ग समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो कि बनाने का मतलब नहीं है। अब बना भी सकते हैं, बाकी वहाँ से मैं अप्रोच ना करके हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। अगला सवाल है एलिगेशन का, काफ़ी अच्छा सवाल रहा है ये। इसके पहले इस टाइप के 2 सवाल और मिला है, 2 क्वेश्चन और पूछा गया है इसी टाइप का, 3 आयतन को लेकर के। क्वेश्चन की भावना को समझते हैं। देखो, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनर का प्रयोग करता है और इसकी क्षमता क्रमशः 60, 56 और 44 लीटर है। मतलब जो 3 कंटेनर है, उन 3 कंटेनर में कितना लीटर आ सकता है मिश्रण या फिर दूध बोल सकते हो। तो ये पहला नंबर का कंटेनर है, समझना। इसमें 60 लीटर आ सकता है पानी या फिर मिश्रण। इस कंटेनर की क्षमता है 60 लीटर। एक और कंटेनर है, इसका कितना, इसमें कितना आ सकता है? तो 56 लीटर। और एक और कंटेनर है, इसमें कितना पानी आ सकता है? तो इसमें आ सकता है 44 लीटर। तो ये ओरिजिनल में क्षमता दिया है, लेकिन ये दूध वाला इसके पूरे क्षमता का यूज नहीं करता। जो 60 लीटर वाला दूध है, जो 60 लीटर वाला जो कंटेनर की जो क्षमता है, उसका मात्र वो 83 सही 1/3% ही क्षमता को यूज करता है। तो मुझे क्या निकालना है? ये पहला कंटेनर मान के चलो ए, इसको दूसरा मान के चलो, इसको सी तीसरा। तो पहला कंटेनर में कितना मिश्रण आया होगा वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहला कंटेनर में मिश्रण की मात्रा मुझे 60 का 83 सही 1/3, तो 83 गुणित 3 करके आप क्या करोगे? इसमें सिंपली ऐड कर दो। तो 83 गुणित 3 करके ऐड करोगे और परसेंट हटाने के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 250/3 आएगा। और परसेंट हटाना हो तो क्या करना है? मुझे सॉल्व करना है। और अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 50 लीटर। उसी प्रकार से बी कंटेनर में कितना है?
तो बी कंटेनर का क्षमता है 56, लेकिन मुझे इसका कितना प्रयोग करना है 85 सही 5/7। तो 85 सही 5/7 इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 600/7 और 600/7% करने के लिए फिर 100 का प्रयोग करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 0 कैंसल 7 8 56 48। तो ये हो जाएगा 48 लीटर। देखो 56 लीटर एक्चुअल में है क्षमता, लेकिन पूरा यूज ना करके क्या करूँगा मैं 48 लीटर का प्रयोग कर रहा हूँ। उसी प्रकार से कंटेनर सी में कितना आएगा, तो सी में 44 का कितना % यूज किया जा रहा है 90 सही 10/11। इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 1000/11। अब % आने के लिए 100 लगाओगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 40 लीटर। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो ओरिजिनल क्षमता दिया है उतना पूरा मिश्रण नहीं डाला हुआ है, 50, 48 और 40 लीटर डाला है। मतलब पहला कंटेनर में 50 लीटर, दूसरे में 48 लीटर और तीसरे में 40 लीटर यूज किया गया है। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, अब पहला मिश्रण में दूध और पानी तो निकालना है। देखो अगर मैं बात करूँ तीनों मिश्रण में दूध कितना है, तो आप ये कर सकते हो, आप डायरेक्ट दूध की मात्रा कैसे निकालोगे, पहले में कितना है, या फिर एक काम करते हैं कैलकुलेशन आसान पड़ेगा, हम लोग पानी निकालते हैं, पानी का कितना कितना है। तो पहले मिश्रण में कितना लीटर है, मिश्रण की मात्रा 50, पानी देखिए ये वाला स्टार्टिंग वाला मिल्क को शो करता है, दूसरा वाला वाटर को शो करता है। तो एक वाटर है, टोटल कितना है 5, 1/5 ऐसा। प्लस क्यों, दूसरे मिश्रण में भी पानी निकाल रहा हूँ, दूसरे मिश्रण की मात्रा है 48 गुणित इसको क्या करेंगे 3, पानी है टोटल कितना है 8, प्लस चौथे मिश्रण में तीसरे मिश्रण में पानी कितना है, तीसरे मिश्रण की मात्रा कितना है 40, 1/ क्या करेंगे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों मिश्रणों को मिलाने पर कितना पानी होगा ये मिलेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 10, उसके बाद ये 8 छक्के 48, 6 18, ये प्लस ये 8 पंचे 40, ठीक। तो कितना आ जाएगा इधर 28 हो गया, 28 और 5, ठीक, 28 और 5 कितना 33 लीटर क्या होगा पानी होगा, 33 लीटर क्या होगा पानी होगा। दूध निकालना है, दूध की मात्रा कितना है, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, या फिर देखिए पहले 50 में अगर 10 लीटर पानी है तो कितना दूध होगा, डायरेक्ट करूँ मैं 40 लीटर होगा। 48 का अगर 18 लीटर अगर पानी आ गया है तो दूध कितना होगा, तो 30 लीटर होगा। और 40 का अगर 5 लीटर पानी आ चुका है तो कितना होगा 35 लीटर होगा। इक्वल टू सबको जोड़ दीजिए तो एक हो जाएगा कितना 105 लीटर। तो ये क्या है, ये दूध है। हमें किसका अनुपात निकालना है, लास्ट में ध्यान दीजिए, उसके पास दूध की मात्रा, पानी की कुल मात्रा का दूध के अनुपात निकालना है, पानी और दूध का रेशियो निकालना है। तो पानी यहाँ रहेगा वाटर पानी, और दूध यहाँ पर रहेगा पानी और दूध की मात्रा। पानी कितना है, तो पानी है 33 लीटर और दूध कितना है तो 105 लीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 3 से कटेगा 3 11 और ये 3 3 और 3 5 35, तो 11:35 हमारा क्या रहेगा ऑप्शन। तो कठिन नहीं था, क्वेश्चन लेंदी था, आप ऐसा कह सकते हो। क्वेश्चन को कठिन नहीं बोल सकते, लेंदी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अगला क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को सेकंड लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक यहीं पर रखते हैं। एक वीडियो या फिर 2 वीडियो और बन सकता है, इसका कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में समेटने का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसका सॉल्यूशन का आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होगा, क्वेश्चन भी रिपीट होगा। जो विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं भी दिला रहा है तो भी इन क्वेश्चनों को उसको देखना चाहिए। जितने भी अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जो व्यापम द्वारा या फिर पीएससी द्वारा या फिर किसी डिपार्टमेंट द्वारा जो स्पेशल छत्तीसगढ़ में पूछा गया है, अगर उन क्वेश्चनों को अगर आप बना ले रहे हो तो काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में बनने के फुल चांस रहेगा। हर टॉपिक को आपको 5 से 10 बार रिविजन कीजिए और नए पैटर्न के साथ नए क्वेश्चनों को आप अप्रोच करो, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। लेक्चर यहीं पर मैं अपना ऑफ कर रहा हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करो और कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू।